हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरबों का भारत पर आक्रमण। दोस्तों, 6ठी-7वीं शताब्दी की एक विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है, वो है इस्लाम का उदय। जैसे कि हम मानचित्र से अगर हम देखें तो ये जो वाला हिस्सा है इसको अरब प्रायद्वीप कहते हैं। इसको अरब प्रायद्वीप कहते हैं। ये जो इस्लामी जगत है जिसकी उत्पत्ति होती है वो इसी इलाके से होती है। मक्का, मदीना वगैरह ये अरब प्रायद्वीप में ही स्थित है। मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो यहीं पर होता है, मक्का में। 570 ईस्वी में उनका जन्म होता है और 632 ईस्वी जो है उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो अपनी मृत्यु से पहले जो अरबी कबीले थे उनको एक धार्मिक विचारधारा दे जाते हैं जिसको हम इस्लाम के नाम से जानते हैं। बाद में होता यह है कि यह जो इस्लामी विचारधारा है वो अपने विचारधारा का जो प्रचार है वो बहुत जल्दी ही द्रुत गति से करते हैं। एक शताब्दी से भी कम समय में वो अंध महासागर से लेकर भारत के इस सिंध वाले हिस्से तक वो अपना जो है आधिपत्य जमा देते हैं। इसमें उत्तरी अफ्रीका के जो इलाके हैं, ईरान, इराक वगैरह बहुत सारे जो इलाके हैं वो जीत लेते हैं सिर्फ एक सदी से भी कम समय में। ध्यान दीजिएगा, एक सदी से भी कम समय में वो अंध महासागर से लेकर भारत के सिंध वाले इलाके तक का जो हिस्सा है उसको विजित कर देते हैं और अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। इस जो विजित करने की जो प्रक्रिया है उसमें दो बड़े साम्राज्य विश्व के माने हुए वो भी अपना अस्तित्व खो देते हैं, जिसमें एक रोमन साम्राज्य और दूसरा फारसी या फारस का साम्राज्य। इसमें वो मध्य एशिया और यूरोप के बर्बर जो लोग होते हैं, कबीले होते हैं, उनको भी पराजित करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में उनको जीत के लिए 74 साल तक इंतजार करना पड़ता है। भारत की तरफ वो अपना रुख जो है वो 636 ईस्वी में करते हैं और हर बार वो पराजय का सामना है उनको करना पड़ता है। दोस्तों, जो अरब हैं या जो अरबी लोग हैं उनका और भारत का जो व्यापारिक संबंध है वो इस्लाम के उदय से भी पहले का था। तो इसको समझने के लिए हम कुछ बातें हैं वो देखेंगे। जैसे कि हम भारत की बात करें तो ये वाला जो हिस्सा है वर्तमान में पाकिस्तान वाला, ये वाला जो हिस्सा है ये सिंध कहा जाता है। अब जो अरबी लोग थे उनका भारत में प्रवेश करने के 3 रास्ते थे। एक रास्ता तो उनका था समुद्री मार्ग से होते हुए वो भारत के पश्चिमी तटों पर आए। दूसरा मार्ग उनका खैबर बोलन के दर्रों को पार करते हुए पश्चिमोत्तर भारत में ये प्रवेश करें। और तीसरा मार्ग था मकरान का मरुस्थल और समतली मार्ग, जो कि यहां से होकर आता था, सिंध से होकर।
अब हम बात करें तो जो पश्चिमी तट हैं वहां से अरबों का प्रवेश हालांकि व्यापारियों के रूप में इस्लाम के उदय से पहले हो चुका था। उन लोगों ने भारत की आर्थिक संपन्नता के बारे में भी, जो वहां के स्थानीय निवासी थे अरब के, उनको बहुत सारी बातें हैं वो पहले से ही बता रखी थी। तो जो पश्चिमी तट है वहां से इनका जो आगमन है वो व्यापारी के रूप में हुआ था, इसलिए उन्होंने भारतीय लोगों के प्रति प्रेम और सहिष्णुता का जो है बर्ताव वो भरसक रूप से किया था। लेकिन इन्हीं लोगों ने बाद में गुप्तचर का काम भी इस्लामी हुकूमत के लिए किया था। बाद में ये लोग जब अरबों का आक्रमण होने लगे तो ये लोग गुप्तचर का काम भी एक तरीके से करते थे, व्यापारी के रूप में आते थे, लेकिन यहाँ की जो खबरें हैं वो वहां पहुंचाते थे। तो ये जो रास्ता था आने का, वहां तो अरब है वो व्यापारी के रूप में ही आए। ये वाला जो हिस्सा था वहां से इनको प्रवेश करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि यहां काबुल जाबुल वाले इलाके और किक्तान के जाट जो कि बहुत ही शक्तिशाली थे, उनके आगे अरबों की जो दाल है वो नहीं गल पाई। और 636 से उन्होंने भारत में आक्रमण करने का जो सिलसिला है शुरू किया था, वो 710 ईस्वी आते आते भी पूरा नहीं हो पाया। इराक का जो गवर्नर था अल हिज्जाल, उसका भतीजा और दामाद जो कि अभी 17 वर्ष का था, जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम, एक बार एक सभा में यह बात उठी कि भारत को जीतना बहुत ही दुष्कर और मुश्किल साबित हो रहा है। तब मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि भारत को मैं विजय करूंगा। तो अब उनके पास में एक जो रास्ता बचता था वो था सिंध। सिंध का शासक उस वक्त जो था उसका नाम था दाहिर। और खलीफाओं की यह दिली इच्छा थी कि भारत को जीता जाए। इसके लिए उनके सामने दो कारण थे। पहला, भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, क्योंकि इस्लाम अभी नवोदित धर्म था, इसलिए जो इस्लामी अनुयायी थे उनमें खूब जोश भरा हुआ था इस्लाम के प्रचार प्रसार को लेकर। और दूसरा जो कारण था वो था भारत की धन संपत्ति। वो भारत की प्रचुर धन संपत्ति को यहां से लूट लेना चाहते थे। तो किसी तरीके से भारत को जीता जाए, यह उनकी एक दिली इच्छा थी। तो वो मकरान के समतली मार्ग, मरुस्थली मार्ग से सिंध की तरफ आते हैं और सिंध नदी तक पहुंच जाते हैं। थट्टा के पास में वो सिंध का जो प्रमुख बंदरगाह था, देवल बंदरगाह, उसको वो जीत लेते हैं। अब वहां का जो शासक था दाहिर सैन, उसको लेकर बहुत सारे इतिहासकारों में मतभेद हैं। बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो यह मानते हैं कि दाहिर सैन जो था वो एक नाकारा या निकम्मा राजा था। और इसके लिए वो तर्क यह देते हैं कि जब सिंधु नदी के किनारे तक मोहम्मद बिन कासिम अपनी सेना के साथ पहुंचा तो दाहिर सैन ने अपने गुप्तचरों द्वारा उसकी सेना के बारे में पता क्यों नहीं किया, या उसकी सैनिक शक्ति के बारे में पता क्यों नहीं किया। दूसरा कारण यह बताते हैं कि जब सिंधु नदी के किनारे तक कासिम की सेना पहुंची तो उनमें से बहुत सारे घोड़े थे वो बीमार हो गए और मर गए थे। तो इस कमजोर स्थिति में कासिम पर उसने आक्रमण क्यों नहीं किया।
इस तरीके से जो दाहिर सेन है उसको एक कमजोर शासक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और साथ साथ में यह भी बताया जाता है कि दाहिर सेन जो था वो अपनी प्रजा में अलोकप्रिय था, क्योंकि उसका जो पिता था छछ, वो उस राज्य का वास्तविक हकदार नहीं था। उसने जो सिंध का राजा था उसकी हत्या कर दी थी, और उसके बाद में उसकी विधवा पत्नी से विवाह भी किया था। इस कारण इस वंश के प्रति लोगों की सहानुभूति नहीं थी। लेकिन हम अगर गहराई से जांच पड़ताल करें तो हमें यह भी देखने को मिलता है कि दाहिर सेन को बहुत सारे धोखे भी मिले। उसका एक बौद्ध सेनापति था, वो कासिम के साथ मिल गया था। वहां के कुछ बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने भी कासिम की बहुत मदद की थी, और इस तरीके से दाहिर सेन है वो युद्ध में पराजित हुआ। दाहिर सेन को पराजित करने के बाद में वहां से खूब लूटपाट की मोहम्मद बिन कासिम ने, धन धान्य को लूटा गया, और लगभग 50,000 स्त्रियों को बंदी बनाकर खलीफा के पास में भेज दिया, जिसमें दाहिर की 2 पुत्रियां सूर्या और परिमल भी शामिल थी। यह स्त्रियां वहां वस्तुओं की तरह खरीदी और बेची जाती थी। उनको यौन दासियों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यह इस्लाम का एक बहुत ही घृणित चेहरा है, जो कि उनकी क्रूरता महिलाओं के प्रति हमें पूरे मध्यकाल में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं दाहिर सेन की। तो दाहिर सेन की हार हो गई और अरबों की वहां जीत हो गई, लेकिन सिंध में अरबों का शासन है वो स्थापित नहीं हो पाया। बहुत सारे इतिहासकारों में इस बात को लेकर गहरा वाद विवाद है कि जो जीत के बावजूद भी अरबों का राज्य है वो सिंध में स्थापित क्यों नहीं हो पाया, और सिंध से आगे बढ़ने की बात तो बहुत दूर की है। तो इतिहासकारों का यह मत है कि उस वक्त बहुत सारे जो राजवंश थे, जैसे चालुक्य है, राष्ट्रकूट है, गुर्जर प्रतिहार है, उन्होंने अरबों का बड़े मात्रा में जो विरोध है वो किया था, और अरबों का विरोध करने के कारण ही वो लोगों में, जनता में काफी लोकप्रिय भी हुए, और धीरे धीरे उनकी जो राज सत्ता है वो विस्तृत आधार लेती गई, जिनके सामने अरबों का टिका रहना मुश्किल था। बहुत सारे इतिहासकार यह भी मानते हैं कि जो सेना के लोग आए थे वो अलग अलग कबीलों के थे। पहले वो धार्मिक जोश में थे, लेकिन बाद में उनके आपसी झगड़े और फूट भी उभर कर आने लगी। लेकिन कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि भारत पर जो अरबों का शासन है वो स्थापित नहीं हो पाया। हमें भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है किताब फुतुल अल बलदान। यह बिलादुरी की लिखी हुई किताब है। परीक्षा की दृष्टि से आप देखना, इसको नोट भी कर सकते हैं। बिलादुरी जो कि 9वीं शताब्दी का लेखक था, उसने किताब फुतुल अल बलदान लिखी, और उसमें उसने भारत पर अरबी आक्रमण के बारे में लिखा। और भारत पर या सिंध पर अरबी आक्रमण के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है चचनामा से, जो कि अरबी भाषा की पुस्तक थी और फारसी में इसका अनुवाद कर दिया गया था। तो यह सारी जो जानकारियां हैं वो हमें इन पुस्तकों से मिलती हैं। भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ लेकिन राज्य स्थापित नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी भारत और भारतीय लोग और अरबों के बीच में बहुत सारे सांस्कृतिक सम्मिश्रण
हुए। भारत से अरबों ने चिकित्सा, विज्ञान, गणित, राज्य व्यवस्था, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं वो सीखी, और बहुत सारी चीजें हैं वो भारतीयों ने भी अरबों से सीखी। मंसूर के समय में भारत से 2 पुस्तकें अरब ले जाई गई, जिसमें एक ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत नामक पुस्तक है। एक गणितज्ञ हुए हैं, गणितज्ञ और खगोलज्ञ हुए हैं जिनका नाम है ब्रह्मगुप्त, और उनकी लिखी हुई पुस्तक है वो है ब्रह्म सिद्धांत। और एक पुस्तक है खंड खाद्य। कई बार पूछा जाता है कि 2 पुस्तकें हैं वो मंसूर के वक्त ले जाई गई, वो ये 2 पुस्तकें हैं, ब्रह्म सिद्धांत और दूसरी है खंड खाद्य, जिसका वहां जाकर अरबी भाषा में भारतीय विद्वानों की मदद से जो है ट्रांसलेशन, अनुवाद किया गया। तो आज का जो आपका टॉपिक है अरबों का सिंध पर आक्रमण, वो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।